हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो जैक बोर्ड मॉडल प्रश्न पत्र 2022 के लिए है। इसमें हम मॉडल प्रश्न पत्र के सेट 3 देखेंगे जो कक्षा 10 के लिए है। इसमें हम विज्ञान विषय से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस प्रकार यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है 40 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री या 120 डिग्री। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है। और इस प्रश्न में आपतन कोण का मान 60 डिग्री दिया गया है। इसका मतलब परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री ही होगा। सही जवाब ऑप्शन सी। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रश्न में जैसा बताया गया है कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये किस बिंदु पर मिलती है? ऑप्शन हमारे पास है फोकस, वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र या ध्रुव। इसको समझने के लिए हम एक अवतल दर्पण के चित्र को लेते हैं। इस चित्र में अवतल दर्पण को दर्शाया गया है। इस चित्र में समानांतर किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो रही है और ये किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस यानी एफ बिंदु पर मिलती है। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी फोकस। अगला प्रश्न है, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन दिया गया है 28 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर या 102 सेंटीमीटर। जैसा कि हम जानते हैं कि जो फोकस दूरी होती है यह किसी दर्पण के वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f = r/2। r का मान दिया गया है 54 सेंटीमीटर। इस प्रकार f का मान होगा 27 सेंटीमीटर। सही जवाब ऑप्शन बी 27 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहां पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा? ऑप्शन है ध्रुव पर, फोकस पर, वक्रता केंद्र पर या फिर ध्रुव और फोकस के बीच में। जब हम किसी अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को उसके वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो ऐसी स्थिति में वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और यह प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, यानी जिस बिंदु पर वस्तु को रखा गया है उसी बिंदु पर ही वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और इसका आकार भी वस्तु के आकार के बराबर होता है और यह उल्टा प्रतिबिंब होता है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी वक्रता केंद्र पर। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के हेडलाइट में, अपना चेहरा देखने के लिए या सूक्ष्मदर्शी में। पहला ऑप्शन है गाड़ी के साइड मिरर में। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है जिससे कि हम पीछे के दृश्य को देखते हैं। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण प्रकाश की एक समानांतर बीम हमें प्राप्त होती है, जबकि हम अपना चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन घटना है? ऑप्शन दिया गया है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पराकिरणन या फिर प्रकाश का विक्षेपण।
अक्सर ऐसा देखा जाता है कि प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो यह अपने पथ से विचलित हो जाती है। यह घटना क्या कहलाता है? इसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। निम्नलिखित में किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी? ऑप्शन हमारे पास है बर्फ, केरोसिन, वायु या हीरा। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में, और वायु में प्रकाश की चाल भी लगभग निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर ही होती है। यानी इन चार ऑप्शन में से प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी वायु में। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन हमारे पास है फोकस, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, F और 2F के बीच, या फिर 2F पर। उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, परंतु जब किसी उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा, आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? ऑप्शन दिया गया है मीटर, सेंटीमीटर, डायप्टर या फिर मिलीमीटर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायप्टर होता है। 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना। उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? कोई एक वस्तु है जिसकी ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर। इस वस्तु को किसी लेंस के सामने रखा गया है तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वह 3 गुना बड़ा बन रहा है। हमें बताना है कि आवर्धन का मान क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास है 30, 3, 10 या फिर 40। जैसा कि हम जानते हैं कि आवर्धन अनुपात होता है प्रतिबिंब के आकार का और वस्तु के आकार का, जिसका मान यहाँ पर 3 दिया गया है, क्योंकि प्रतिबिंब जो है वह वस्तु की तुलना में 3 गुना बड़ा है, अर्थात आवर्धन का मान 3 होगा। नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? ऑप्शन हमारे पास है दृष्टिपटल, स्वच्छमंडल, परितारिका या पुतली। नेत्र में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और इसे दृष्टिपटल भी कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोकसी लेंस या इनमें से कोई नहीं। निकट दृष्टि दोष वाले नेत्र में क्या होता है कि जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना से पहले ही बन जाता है। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है? ऑप्शन हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या अनंत। सबसे पहले हमें समझना होगा दूर बिंदु और निकट बिंदु क्या होता है। कोई भी नेत्र कम से कम कितनी दूरी पर रखी वस्तु को देख सकता है, इससे निकट बिंदु कहा जाता है, और अधिकतम कितनी दूर तक वह स्पष्ट रूप से देख सकता है, इससे दूर बिंदु कहा जाता है। सामान्य नेत्र क्या करता है कि ये कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है और अधिक से अधिक ये अनंत तक देख सकता है। यानी सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनंत। दिए गए किस जैव पराक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन दिया गया है श्वसन, पाचन, उत्सर्जन या संवहन। सही जवाब होगा श्वसन। श्वसन की क्रिया में हमारी कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है
और इस प्रक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे हमारी कोशिका जैव ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करती है। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। चिप्स के पैकेट में सामान्य वायु न भरकर इसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, क्योंकि अगर सामान्य वायु भरा जाए तो इसमें वायु में उपस्थित ऑक्सीजन चिप्स के साथ अभिक्रिया करके चिप्स की गुणवत्ता को खराब करती है, जिसके कारण चिप्स लंबे समय तक सही ढंग से नहीं रह पाता है। इसीलिए चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले हमें जंग लगने की प्रक्रिया को समझना होगा और इसका रासायनिक समीकरण देखना होगा। जंग लगने की प्रक्रिया में क्या होता है, लोहा, ऑक्सीजन और जल ये तीनों आपस में संयोग करके बनाता है Fe2O3.XH2O, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो कि संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। सही जवाब ऑप्शन ए। दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? समीकरण दिया गया है ZnO प्लस C देता है Zn प्लस CO। इस समीकरण को देखकर हमें यह बताना है कि इसमें जो अभिक्रिया हो रही है इसमें किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑप्शन हमारे पास है ZnO, C, Zn या फिर CO। इस अभिक्रिया में आप देख सकते हैं और हमें इसमें बताना है कि किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। अपने रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है उसका उपचयन हो रहा है, यानी इसमें ZnO और कार्बन आपस में अभिक्रिया करता है और ये कार्बन क्या करता है, ये अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन को ग्रहण करके CO बनाता है, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है अर्थात उपचयन हो रहा है। दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? पहला ऑप्शन है AgNO3 प्लस NaCl देता है NaNO3 प्लस AgCl। दूसरा ऑप्शन है N2 प्लस H2 देता है 2NH3। तीसरा ऑप्शन है BaCl2 प्लस Na2SO4 देता है NaCl प्लस BaSO4। और अंतिम ऑप्शन दिया गया है 2HCl प्लस NaOH देता है NaCl प्लस H2O। इसमें हमें बताना है कि कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में Ag यानी सिल्वर का एक परमाणु है और राइट हैंड साइड में भी सिल्वर का एक ही परमाणु है। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड साइड में NO3 है और राइट हैंड साइड में भी NO3 है। लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम का एक परमाणु है और राइट हैंड साइड में भी सोडियम का एक ही परमाणु है। इसी प्रकार क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या भी लेफ्ट साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में भी 1 है। इस प्रकार पहला ऑप्शन जो है ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है या फिर आयरन लवण एवं जल बनता है। इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए सबसे पहले हमें रासायनिक समीकरण को देखना होगा। जब लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया कराया जाता है, इसमें क्या होता है कि Fe और HCl यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाता है FeCl2 और H2,
यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसमें हाइड्रोजन गैस बनता है और आयरन क्लोराइड बनता है। दिए गए पदार्थ में कौन रंग सूचक की तरह व्यवहार करता है? ऑप्शन हमारे पास है लौंग, लिटमस, वैनिला या प्याज। वैसे सूचक जो अम्लीय माध्यम में अलग रंग प्रदर्शित करता है और क्षार के माध्यम में अलग रंग प्रदर्शित करता है, इस प्रकार के सूचक को रंगीय सूचक कहा जाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लिटमस, क्योंकि लिटमस अम्लीय माध्यम में अलग रंग प्रदर्शित करता है और क्षार के माध्यम में अलग रंग प्रदर्शित करता है। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी लिटमस। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? ऑप्शन हमारे पास है CaSO4, CaOCl2, CaSO4.12H2O और लास्ट ऑप्शन दिया गया है CaSO4.2H2O। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O। ये जल के साथ अभिक्रिया करके एक कठोर पदार्थ यानी जिप्सम का निर्माण करता है। यह प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? ऑप्शन हमारे पास है NaOH, CaOCl2, CaSO4.12H2O और NaHCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है? समीकरण दिया गया है 2H2 + O2 देता है H2O, यानी इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके जल का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है ये हमें बताना है। ऑप्शन हमारे पास है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ आपस में संयोग करके एक पदार्थ का निर्माण करता है तो यह संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। सही जवाब ऑप्शन ए। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। खट्टे फल जैसे कि नींबू, संतरा इत्यादि में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास है NaCl, HCl, LiCl या KCl। वह जो गैस उत्पन्न होता है वह चूने के पानी को दूधिया कर देता है, यानी वह गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। और अंडे के पीसे हुए कवच में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जब यह कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। यानी जो विलयन का उपयोग किया गया वह विलयन HCl विलयन है। सही ऑप्शन जो होगा वह ऑप्शन बी होगा। कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास है 11, 8, 2 या 7। जो अम्लीय विलयन होते हैं ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। यानी जो विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा उसका pH मान 7 से कम होगा। यानी इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी pH मान 2 होगा। अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है? ऑप्शन है मुंह, केंद्रक, पुटपाद
या फिर खाद्य रिक्तिका। अमीबा एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये अपने शरीर से अंगुली जैसी संरचना निकालकर, जिससे कि कूटपाद कहा जाता है, भोजन को पकड़ते हैं और उससे निगल जाते हैं। और निगलने के बाद जिस संरचना में ये भोजन का पाचन होता है उससे खाद्य रिक्तिका कहा जाता है। पाचन क्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, पेप्सिन या पित्त। हमारी पाचन क्रिया में प्रोटीन को पचाने के लिए उत्तरदायी एंजाइम का नाम है पेप्सिन। निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी संभोजी पोषण होता है? ऑप्शन दिया गया है अमरबेल, कवक, अमीबा या आम। प्राणी संभोजी पोषण किससे कहते हैं? जब कोई ठोस खाद्य पदार्थ को जीव निगल जाते हैं और उससे शरीर के अंदर पचाते हैं, तो इस प्रकार की पोषण प्रणाली को प्राणी संभोजी पोषण कहा जाता है। और यह पोषण प्रणाली इन चार ऑप्शन में से अमीबा में पाया जाता है, क्योंकि अमरबेल एक परजीवी पौधा है जो दूसरे जीवों के रस को चूसते हैं। कवक में कोई क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये मृत या फिर सड़े गले पदार्थों के ऊपर उगते हैं। और अमीबा में प्राणी संभोजी पोषण होता है, जबकि आम एक हरे पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी अमीबा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 या 4। हमारे हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय और दायां निलय। इस प्रकार मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठ होते हैं। निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है? ऑप्शन दिया गया है क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कणिकाएं या पित्त। हमारे पाचन तंत्र में भोजन के माध्यम को क्षारकीय बनाता है पित्त रस। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन दिया गया है वायुकुपिका, वृक्क, वृक्काणु या कोशिका गुच्छ। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई होती है वृक्काणु। बहुत से वृक्काणु मिलकर वृक्क का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है? पहला ऑप्शन है जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण के संवहन ऊपरी मुखी गति में सहायक। दूसरा ऑप्शन है यह पौधों में ताप का नियमन करता है। तीसरा ऑप्शन है यह जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल प्रदान करता है। और अंतिम ऑप्शन दिया गया है यह भोजन का संवहन करता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन एक जरूरी प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या होता है कि इसमें पत्तियों के सतह से जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में पहुंच जाती हैं, जिसके कारण पौधों में हमेशा जल के लिए एक तनाव बना हुआ रहता है। और यह तनाव जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण के संवहन के लिए ऊपरी मुखी गति में सहायक होते हैं। यानी पहला ऑप्शन जो है ये वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। दूसरा ऑप्शन है यह पौधों में ताप का नियमन करता है। चूंकि पौधों के शरीर से हमेशा जल वाष्प के रूप में उड़ते रहते हैं, जिसके कारण पौधों में ताप नियंत्रित रहता है। यानी दूसरा ऑप्शन भी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। तीसरा ऑप्शन है यह जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल प्रदान करता है। चूंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण ही जाइलम में जल की गति ऊपर की ओर होती है। यानी तीसरा ऑप्शन भी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही होता है, परंतु वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है भोजन का संवहन, जो कि चौथा ऑप्शन है। इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पौधा है?
ऑप्शन दिया गया है आम, पपीता, सरसों या फिर गुड़हल। इन 4 ऑप्शन में से पपीता एक ऐसा पौधा है जिसमें अलग अलग लिंग के पुष्प अलग अलग पौधों में होते हैं, यानी पपीता एक लिंगी पौधा है। सही जवाब ऑप्शन बी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। ऑप्शन हमारे पास हैं बहुखंडन, मुकुलन, विखंडन या पुनरुद्भवन। इस चित्र में हाइड्रा के द्वारा मुकुलन विधि द्वारा जनन को दर्शाया गया है। इस विधि में क्या होता है कि हाइड्रा का एक वयस्क जीव जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। इसके शरीर से सबसे पहले अंगूरी जैसी एक संरचना विकसित होती है जिसे मुकुल कहा जाता है। यह मुकुल समय के साथ बड़ा होता है और बड़े होने के बाद एक हाइड्रा का रूप धारण करता है और यह अपने पैतृक शरीर से अलग होकर एक स्वतंत्र जीव का निर्माण करता है। इस प्रकार इस चित्र में हाइड्रा का मुकुलन विधि को दर्शाया गया है। सही जवाब ऑप्शन बी मुकुलन। लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है। ऑप्शन हमारे पास हैं टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, प्रोजेस्टेरोन या फिर थायरॉक्सिन। लड़कों में यौवनावस्था के कई सारे लक्षण हैं, जैसे कि दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारी होना इत्यादि। इन सभी लक्षणों का नियंत्रण टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है। ऑप्शन है मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, गर्भाशय और अंतिम ऑप्शन दिया गया है शुक्राशय। इन 4 ऑप्शन में से गर्भाशय मादा जनन तंत्र का भाग है। हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अनंत सौर ऊर्जा स्रोत से उत्पन्न नहीं है। अक्सर हम अधिकतर ऊर्जा स्रोत का जो उपयोग करते हैं वह सौर ऊर्जा से ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रश्न में हमें उस ऊर्जा स्रोत को पहचानना है जो कि सौर ऊर्जा स्रोत से उत्पन्न नहीं होते हैं। ऑप्शन हमारे पास हैं भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा या जैव मात्रा। सही जवाब होगा नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होते हैं। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कोयला, सीएनजी, पेट्रोल या फिर सौर ऊर्जा। सही जवाब होगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन हमारे पास हैं लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या कोयला। इन 4 ऑप्शन में से लकड़ी, गोबर गैस और कोयला जीवित पदार्थों से निर्मित होते हैं, परंतु नाभिकीय ऊर्जा किसी भी प्रकार के पौधे या जंतु अवशेष से निर्मित नहीं होते हैं। इसलिए नाभिकीय ऊर्जा स्रोत जो है ये जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। सही ऑप्शन जो होगा वह ऑप्शन सी होगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के माध्यम से हमने झारखंड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा जारी की गई मॉडर्न प्रश्न पर चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हर नई वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स तब तक के लिए बाय।